Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365. आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है और जैसा कि हमने लास्ट एक लेक्चर से स्टार्ट किया है कि हम अब एक नए डायमेंशन के साथ करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जहां हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कवर करते हैं उस न्यूज़ से संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस या कोई अपडेट अगर आता है तो आपको पता चल जाए, ठीक है, आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं पर विचार कीजिए। टोल लेनदेन के लिए फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्या VRN का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ और यात्रा समय को कम करना और टोल राजस्व संग्रह में सुधार करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों और कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों इसका आंसर है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यह जो व्यवस्था है किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क एवं परिवहन पूरा नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, यह क्या है? यह एक एडवांस्ड टोल सिस्टम है। एडवांस्ड टोल सिस्टम है, ठीक है। एडवांस टोल सिस्टम में क्या करता है? ये फास्टैग और जो नंबर प्लेट है व्हीकल की, यानी कि यह करता है फास्टैग प्लस नंबर प्लेट के माध्यम से इसे क्या होता है? टोल पेमेंट हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? इससे एफिशिएंसी सुधार आएगा, टोल प्लाजा पे भीड़ कम होगी, जिससे हम अनेक जो लाभ हैं उसके हम देख सकते हैं और प्रॉफिट देख सकते हैं। जैसे कि जो ट्रैवलिंग टाइम है, यात्रा समय है, वह कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो टोल प्लाजा पे जब गाड़ी खड़ी होती है वो स्टार्ट रहती है तो क्या होता है? एमिशंस होता है, तो उत्सर्जन जो होगा वो कम होगा। राइट, टोल प्लाजा पे खड़ी रहेगी तो एडिशनल क्या होता है? फ्यूल चार्ज होता है, फ्यूल डिस्चार्ज होता है, क्या होता है? एफिशिएंसी खराब होती है, यानी कि जो परिचालन लागत है वह भी कम हो जाएगी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं टोल पेमेंट सिस्टम में, जो हम कर रहे हैं एडवांस टोल सिस्टम हमने लाए हैं, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि यात्रा का समय कम हो सकता है, उत्सर्जन जो होता है वो कम होगा और परिचालन लागत भी इससे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेनिफिट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अनुरूप प्रक्षेपण है जो स्थानीय आकृतियों और कोणों को संरक्षित करता है। मार्केट मैप पर अफ्रीका को ग्रीनलैंड से 20 गुना अधिक बड़ा दर्शाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है। क्यों? तो अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि मार्केटर मैप पर अफ्रीका को ग्रीनलैंड से 20 गुना अधिक बताया गया है, यानी कि ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट नहीं करता जो ऐसे डाटा फिक्स करे कि ये इसका 20 गुना है, ये इसका 15 गुना है ना, ऐसा कोई मैप नहीं है। राइट, जो हम बात कर रहे हैं मार्केट प्रोजेक्शन की, तो ये क्या है बेटा? एक प्रकार मैप है जो मुख्य रूप से जो नौवहन है, जो नाव चालन सिस्टम होता है, उससे संबंधित चैलेंजेस आते हैं, उसको टैकल करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। इसे बनाया गया था मार्केटर प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो बताइए इसे 1859 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1859 में इसे बनाया गया था। और जोराडस मार्केटर के नाम पे इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम मार्केटर मैप बोला जाता है। जोराडस मार्केटर ने इसे बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? जो क्या है? मार्केटर मैप है, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य था नेविगेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य नेविगेशन था, ना कि लोकेशन निकालना। तो सिंपल पहले ही पता था कि यह नेविगेशन के लिए बनाया गया है, ना कि लोकेशन जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन इसमें अभी न्यूज में क्यों है? तो इस मैप में स्थानीय रूप में जो अलग अलग प्रकार की कमियां हमें देखने को मिल रही हैं, जो इसके लिए चैलेंज बन रही हैं, ठीक है। तो इस मैप के पहले ही फंडामेंटल्स क्या थे कि ये नेविगेशन के लिए बनाया गया है, लोकेशंस के लिए बनाया ही नहीं गया है। राइट, इस मैप के आने से जो समुद्री खोज है उसको
क्या बना दिया, एक्सेसिबल बना दिया, समुद्री खोज को, समुद्री अन्वेषण को क्या बना दिया, सक्षम बना दिया कि अब आप जाके क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार काम करता है, यह स्थानीय रूप से जो आकार है किसी किसी लैंड मास का और उसके समुद्री कोण को क्या करता है, स्टोर करके पता करता है। राइट, तो इसी तरह से क्या हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है जो है वो सही है और सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए क्या आंसर आ गया बेटा, आंसर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में स्टैटिक पार्ट हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में साइबर अपराध के खतरों के संदर्भ में एपीके स्कैम प्राथमिक विशेषता क्या है। तो एपीके स्कैम की प्राथमिक विशेषता है क्या बेसिकली, तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि एपीके जो स्कैम है वो क्या है। तो बेसिकली ये ऐसा स्कीम है कि जो मानव की जो ह्यूमन है उसको साइकोलॉजी के उपयोग करके उसका हार्मफुल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कराते हैं आपके फ़ोन में। ठीक है, और तब उसको आपके साथ क्या होता है, वित्तीय धोखा हो जाता है। ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, उस तरह की चीज़ें नहीं शामिल इसमें नहीं है। साइबर क्राइम में सब बात कर रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग समझिए कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल है और आपके एंड्रॉयड में किसी भी तरीके से आपको इमोशनल करके एक एप्लीकेशन क्या होता है इंस्टॉल कराया जाता है, उसके बाद आपके फ़ोन को कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, देन आपसे जो आपका फाइनेंशियल है वो डाटा लीक हो जाएगा, देन वो उसका मिसयूज करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब सिंपल सा पॉइंट है कि मैंने बात की एंड्रॉयड मोबाइल, तो आप याद रखेंगे कि जो एपीके स्कैम है वह iOS में नहीं होता, यानी कि iOS इसको ये टारगेट नहीं करते। iOS सॉफ्टवेयर यानी कि एप्पल वाला फ़ोन जो होता है। ठीक है, क्लियर, तो सारे एंड्रॉयड फ़ोन में यह हो जाता है, बट एप्पल वाले फ़ोन में यह नहीं होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर, फिशिंग हमलों के माध्यम से iOS उपकरणों में कमजोरियों का फायदा उठाना, तो iOS तो इसमें शामिल है ही नहीं। सार्वजनिक स्थलों में स्मार्टफोन की चोरी, नहीं चोरी भी नहीं है। रैनसमवेयर ईमेल के माध्यम से डेस्कटॉप कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैलिशियस एंड्रॉयड पैकेज किट फाइलें इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने हेतु सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि जो संदिग्ध आप जो होंगे एप्लीकेशन उनको आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराया जाएगा, देन वो फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, देन उसका यूज़ किया जाएगा आपके अकाउंट को खाली करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है ब्लू ड्रैगन जिसके कारण हाल ही में स्पेन में समुद्री तट बंद कर दिए गए थे, वह क्या है। तो भाई समझेंगे ब्लू ड्रैगन को, तो ब्लू ड्रैगन न्यूज़ में इसलिए है कि बेटा स्पेन में अभी समुद्र तट ब्लू ड्रैगन के चलते बंद कर दिए गए थे, क्योंकि ब्लू ड्रैगन क्या है, एक एबनॉर्मल अट्रैक्टिव कलर का एक समुद्री जीव है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ समुद्री जीव है तो यह ना तो मछली है और ना ही यह कोई सरीसृप है। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा जीव है जो बहुत ही कलरफुल होता है और आपको अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्योंकि यह एक जो बहुत ही स्पेशल अच्छे अच्छे कलर्स में ये होता है। ठीक है, कोई कैटफिश नहीं है ना, राइट। और ये समुद्री जीव है, सिंपल समुद्री सतह है ऊपर वाली, उस पर ये तैरते हैं। फेमस क्यों है, ये अपने फेमस अपने जहरीले डंक के कारण ये फेमस है। यह मनुष्य खाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द वो देते हैं। ठीक है, जो मैं बात करूँ ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या फिर उपोष्ण कटिबंधीय महासागर जल में पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम याद करें तो ग्लैकस अटलांटिकस, ग्लैकस अटलांटिकस, तो वैज्ञानिक याद रखें ग्लैकस अटलांटिकस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है बेटा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा या फिर उपोष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, महासागरों में पाया जाएगा ना, जल में पाया जाएगा, जलीय जीव है। महासागरों में पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये समुद्री जीव है। ठीक है, ये है मछली नहीं है, कभी कोई आप समझे मछली है तो मछली नहीं है और ना ही सरीसृप है। अपने जहरीले डंक के कारण फेमस है, कलरफुल अट्रैक्टिव कलरफुल में दिखता है देखने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर लिख सकते हैं और साथ ही साथ हिंद महासागर। ठीक है, इन लोकेशंस पे पाया जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो केवल आर्कटिक जल में पाई जाने वाली गहरी समुद्र की मछलियां हैं, अरे मछली तो है ही नहीं,
ठंडी समुद्र धाराओं के किनारे पाए जाने वाले समुद्री सरीसृप, सरीसृप भी नहीं है। तैरते समुद्री स्लग जो मनुष्य को दर्दनाक डंक मारने में सक्षम है, ये रहा। जेलीफिश ये नहीं होता, ये भी आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल लॉकर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। डिजिटल लॉकर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जहां पर सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके माध्यम से देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के अभियान का एक हिस्सा है, और यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, उसका प्रारंभ किया गया इनिशिएटिव है। और इसके अंतर्गत एक संस्था है NEGD। कौन बेटा, क्या है, NEGD द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिजिटली स्टोर करना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डिजिटली स्टोर करना है डॉक्यूमेंट्स को। और यह क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग प्रभाग का एक अभियान है, उसका एक हिस्सा है। तो ऑप्शन देखेंगे, नागरिकों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त डिजिटल दस्तावेज और सुरक्षित रियल टाइम सत्यापन प्रदान करने वाली एक प्रमुख पहल है। स्कूलों में डिजिटल पुस्तकालय इसको संबंधित है नहीं, सरकारी है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ही नहीं है। नागरिक जुड़ाव के लिए एक सरकारी संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जहां पर यह करेगा रियल टाइम स्टोरेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय बीमा कंपनी, क्या बेटा, भारतीय बीमा कंपनी संशोधन अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट बीमा क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किया गया है। यानी कि जो भारतीय बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा एक अभी ड्राफ्ट लाया गया है, जो संसद में अभी अनुमोदन के लिए क्या है, विचाराधीन है, मतलब विचार के लिए भी रखा हुआ है। बट क्या चीज प्रस्तावित है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण करना है। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण करना है। उदारीकरण यानी कि ओपन करना है। तो क्या करेंगे बेटा, अभी जो हमारा इसको करना है 100% FDI, 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से। अभी ये कितना है, अभी नाव क्या सिचुएशन है बेटा, अभी के लिए 74% है ये ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिक जब हम बात करते हैं FDI की, तो FDI दो तरीके से हम करते हैं कि FDI दो तरीके से हमारे यहाँ क्या कर सकता है, आ सकता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है बाई परमिशन, राइट। तो ऑटोमेटिक रूट यानी कि आप आइए और सीधा इन्वेस्ट कीजिए और FDI राइट ले लीजिए। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहां पर सरकार की परमिशन लगती है। तो अभी तक क्या था कि 74% तक ऑटोमेटिक, यानी कि बिना सरकार की परमिशन के भी आप 74% स्टेक खरीद सकते हैं किसी कंपनी का। बट अब क्या है, इस नियम में ये कहा जा रहा है कि इसे 100% करना है कि कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पूरी तरीके से कोई भी विदेशी कंपनी आके खरीद सकती है, 100% राइट्स ले सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें देखने को मिलेगा बेटा, इससे क्या होगा, इससे हमें देखने को मिलेगा कि जो FDI है उसको अट्रैक्टिव हम कर रहे हैं। FDI का अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा अट्रैक्शन, यानी कि विदेशी जो पूंजी भंडार है वो उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, राइट। नए नए प्लेयर आएंगे तो कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलने वाली है, राइट। क्लियर पॉइंट है। यह जो सूचना है किसके द्वारा जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई सूचना, सूचना जारी की गई वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, वित्त मंत्रालय का विभाग है वित्त सेवा विभाग, वित्त सेवा विभाग, वित्त सेवा विभाग के द्वारा सूचना। ठीक है, यह सूचना किस अधिनियम के माध्यम से दी जाती है, तो भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम, बीमा कंपनी अधिनियम 1938, बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के तहत सूचना दी गई है। ठीक है, तो बीमा अधिनियम 1938 के तहत क्या किया है, सूचना दी गई है। और सिंपल क्या किया है, जो ऑटोमेटिक रूट से अब FDI आ सकता है
और वित्तीय जो हमारी सिचुएशन है उसको ओपन करना है और ज़्यादा। ठीक है, मैंने सारी चीज़ लिख दी। पहले क्या, अभी 74% स्टेक ले सकती है विदेशी कंपनियां, चेंज क्या करना चाह रहे हैं कि 100% है। अभी ये चीज़ें किसकी में, संसद में, संसद के पटल पर रखा हुआ है, वहाँ से पास होगा, देन वहाँ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो जो हमारी बीमा कंपनीज हैं, भारतीय बीमा कंपनी है, इनकी रेगुलेटर बॉडी है RDI, RDAI इसको रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। इसको कब स्थापित किया गया था, इसको कब स्थापित किया गया था बेटा, इसको स्थापित किया गया 99 में। ठीक है, 1999 में इसको स्थापित किया। इसका काम क्या है कि जो भी सारी इंश्योरेंस कंपनी है भारत में, उनको क्या करना है, रेगुलेट करना है। नाम समझ लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 99 में आया था। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। केवल सरकारी अनुमोदन के माध्यम से विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, सरकारी अनुमोदन से तो अभी हो ही सकता है। ठीक है, 74% में ऑटोमेटिक रूट है, और बाकी 100% का सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता है, वहाँ से अनुमोदन करा लीजिए, 100% ले सकते हैं। ठीक है, बट ये नहीं है सर, सभी बीमा कंपनी 51% भारतीय स्वचालित मार्ग अनिवार्य है, और 74 है भाई पहले से ही। स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100% करना, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसी को बढ़ाने की बात की जा रही है। जीवन बीमा उत्पादों के विदेशी निवेश पर प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध की बात कहाँ कर रही है, ओपन की बात कर रहे हैं। हम तो ओपन करना चाह रहे हैं, प्रतिबंध करना ही नहीं चाह रहे साहब, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2025 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। ठीक है, पहला भारत संगठन बन गया है। कौन कौन है, स्माइल फाउंडेशन नहीं, राइट, उन्होंने जीता नहीं है। एजुकेट गर्ल्स गैर सरकारी संगठन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा एजुकेशन गर्ल्स गैर सरकारी संगठन। ठीक है, इन्होंने जीता था लेकिन उन्होंने ये अवार्ड नहीं जीता है। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल्स पहला संगठन है जिन्होंने ये जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला संगठन। क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर पॉइंट है। इस अवार्ड को एशिया का सर्वोच्च सम्मान, इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी कहते हैं। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, एशिया का नोबेल भी कहते हैं इसे, एशिया का नोबेल भी इसे कहते हैं। ठीक है, नोबेल, एशिया का नोबेल भी इसे कहते हैं। क्लियर पॉइंट है। और यह पहला संगठन है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है जिसने। ठीक है, अब ये देखिए इसे क्यों मनाया जा रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों मनाया जाता है। तो बेटा फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हैं, यह माना जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के नाम के आधार पर इसको रखा गया है। और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी पहचान छिपाए बिना, पहचान बताए बिना, छिपाए नहीं, बताए ना, बिना पहचान की उम्मीद करे दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रैम जैसे पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए, यानी कि बिना पहचान की इच्छा रखने वाले वो इसे क्या करें, प्रमोट करें दूसरे की हेल्प को। इसको स्थापित कब किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब से स्थापित किया गया बेटा, इसे स्थापित किया गया था 1957 ईस्वी में, 57 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तब से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष यह दिया जाता है, सिंपल सी बात है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस योजना के अंतर्गत केवल व्यापारी निर्यात ही लाभ के पात्र है, ना कि निर्माता। इस योजना के अंतर्गत केवल व्यापारी निर्यातक ही लाभ के पात्र है, ना केवल निर्याता। बताइए, उपकथनों में से यह क्वेश्चन अधूरा है, यह क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अधूरा है, यह क्वेश्चन अधूरा है, इसे हम स्किप करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बिल्कुल किया है, बिल्कुल रिसेंट ही हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो पढ़ेंगे सीधा। यह परिवर्तन संसदीय अनुमोदन के अधीन है। ठीक है साहब, और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की निगरानी में स्वचालित मार्ग से इसकी अनुमति दी जाएगी।
ये नियम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो भाई मैंने क्या बताया था, किसके अंतर्गत जारी किए जाते हैं, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। बताया था ना अभी लास्ट क्वेश्चन में, वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है वित्त सेवा विभाग, वित्त सेवा विभाग, ठीक है, उसके द्वारा से जारी किए जाते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत, तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डिटेल हम कर चुके हैं कि आरडीआई क्या है, सब चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, सब क्लियर पॉइंट है, क्लियर। ब्लू ड्रैगन वाला हम कर चुके हैं। ब्लू ड्रैगन महासागर सतह पर रहने वाले छोटे तैरने वाले समुद्री सुलग हैं जो आमतौर पर प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। ब्लू ड्रैगन का डंक मनुष्य के लिए घातक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज घातक होता है बट मृत्यु नहीं होती है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी तो गलती होगी, जहां 2 2 है वहां तो हटा दो, उसको एलिमिनेट कीजिए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में यह पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अटलांटिक महासागर का जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहां यह पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मैंने अभी एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। किसमें किया, नई दिल्ली में सेमिकॉन का उद्घाटन किया गया, थंबनेल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ही यह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, नई दिल्ली में, यशोभूमि है, यशोभूमि बेटा आप अगर ये ऐसे याद नहीं है कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो यशोभूमि जो लोकेशन है वो दिल्ली में है। ठीक है, सेमिकॉन का उद्घाटन किया है उन्होंने। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। किस स्टेट ने किया है बेटा, बिहार में किया गया है, बिहार में राज्य जीविका स्टेट। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें जो ग्रामीण महिला है उनको सशक्त करना है, उनको क्या करना है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए सशक्त बनाना है। ठीक है, उनको कुछ निधि दी जाएगी और पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसका उद्घाटन भी ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी ने किया है वर्चुअली। राइट, आगे बढ़ते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में 319 ई बसें परिचालन में हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास संचालन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक ई बसें हैं। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या है, बताइए ज्यादा सिंपल समझिए। तो ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में ई बसें चल रही हैं सब स्टेट्स में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बेटा दिल्ली में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली के बाद कहाँ पे आएंगी, महाराष्ट्र में है। फिर आएंगे क्या, बताइए, पढ़ लिया करो चीजें तो। फिर कर्नाटक, और फिर उड़ीसा, और फिर सॉरी उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। 1 2 3 4 5, हाँ उड़ीसा, उड़ीसा फिफ्थ है और ये न्यूज है। तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा ई बसें किस सिस्टम चल रही हैं, दिल्ली में चल रही हैं, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डाक विभाग ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया है, ESRI इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके माध्यम से ESRI के माध्यम से क्या फायदा होगा, इसके माध्यम से जो डाक विभाग है बेटा स्ट्रीट लेवल के मैप तक उसका एक्सेस हो जाएगा। स्ट्रीट लेवल का मैप, ठीक है, स्ट्रीट लेवल का मैप तक पहुंच हो जाएगी उसकी। इसी उद्देश्य के साथ डाक विभाग ने ESRI के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2025 में भारत का विनिर्माण PMI क्या था, जो इस क्षेत्र की वृद्धि में 17 वर्षों का औसतम स्कोर है। तो क्या है बेटा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 59.9%, और यह 17 वर्षों में है। ध्यान रखेंगे, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, 17 वर्षों में और कितना है, 59.3% है। ठीक है,
दोनों चीज याद रखेंगे, 59.3 एंड 17%। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है, बट आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाईएस्ट किस ईयर में था, कितने सालों में, पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितने वर्षों बाद हमने उच्चतम बिंदु को प्राप्त किया। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में कितने वर्षों में उच्चतम बिंदु को प्राप्त किया, तो कितने वर्षों में किया, 17 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2025 में नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ये हम न्यूज़ कवर कर चुके हैं वैसे भी, और करेक्ट ऑप्शन है सुश्री TCA कल्याणी। सुश्री TCA कल्याणी पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। TCA कल्याणी नाम से पता चल रहा होगा, महिला है ये, और 1991 ICS बैच की ये कैंडिडेट थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस संगठन ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो भाई पहले देखो 1934 और 2018, तो आपको पता लगा होगा 2018 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1934-35 में RBI को किया गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया 1955 में, और नबार्ड को क्या है, नबार्ड को क्या किया गया 1982 में। ठीक है, अधिनियम 1934 वाला है और बनना है 1935 में RBI। तो ये एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता है, ये स्टेट बैंक आपको पता ही है, एंड ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसे हम वो बोल रहे हैं आजकल, अरे ये आपको वहाँ मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। तो इसको 2018 के रूप में 2018 में स्थापित किया गया था, और ये अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है आज, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो कब मनाया है इन्होंने, 1 सितंबर 2025 को इसको स्थापना दिवस के रूप में इन्होंने मनाया है, और 8वां स्थापना दिवस है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, 8वां भी याद रखेंगे, राइट, और डेट भी याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट ने 1 सितंबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो सिंपल याद रखेंगे 8वां स्थापना दिवस मनाया गया, राइट। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस शहर को महिलाओं के लिए 5वां सबसे सुरक्षित शहर बताया गया। ऑप्शन क्या है, गंगटोक, 5वां सबसे सुरक्षित शहर गंगटोक बताया गया है। ठीक है, ये पॉइंट है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सुरक्षित शहर और सबसे असुरक्षित, दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि न्यूज़ में था, बट आपको स्टैटिक पार्ट अब गूगल करना है, आपको पता करना है, देन कमेंट सेक्शन में जाना है। ठीक है, क्लियर, पता चल गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गंगटोक 5th सेफेस्ट सिटी है फॉर द वुमेन, एंड राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एंड महिला सूचकांक, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सिर्फ आंसर्स पर फोकस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है ना। आंसर को क्वेश्चन बनाया जा सकता है और क्वेश्चन को आंसर बनाया सकता है। जैसे कि किस रिपोर्ट में गंगटोक को 5वां सबसे, महिलाओं के लिए 5वां सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो आप रिपोर्ट का नाम लिखने को आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। ऐसे भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है और सबसे क्या है अनसेफ सिटी कौन सा है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप थोड़ा माइंड खुल के बैठिए ताकि आपको समझ में चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व नारियल दिवस 2025 का विषय क्या है। नारियल दिवस 2025 का विषय क्या है, तो नारियल की शक्ति को उजागर करना और वैश्विक कार्यवाही को प्रेरित करना। तो मैंने क्या बताया कि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है, तो उसको प्रोत्साहन करना है, तो हम उसे ऐसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको थीम के साथ। ठीक है, तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व नारियल दिवस के रूप में, और थीम क्या था, नारियल की शक्ति को उजागर करना और वैश्विक कार्यवाही को प्रेरित करना।
ठीक है, ये देखने में आपको ठीक लग रहा होगा बट ये ठीक नहीं है ना। कभी आप एसडीजी समझ के और टपका दो, है ना, क्योंकि एसडीजी से संबंधित, एसडीजी नगल से संबंधित है ही नहीं, है ना। तो भूख से संबंधित एसडीजी तो वो अलग बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संस्था को 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? ये तो पता ही आपको, एजुकेट गर्ल्स को दिया गया था, है ना। पीछे हम कर चुके हैं बात बहुत डिटेल में, कोई जरूरत नहीं देखने की। ये दिखाने जो दिखा दूं एक बार दिखा दूं क्या, ये रहा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, बस थोड़ा अपडेट है, पूछने का तरीका बदल गया है। आते हैं आगे, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2025 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना था? तो कितना बेटा जीएसटी राजस्व? 8.86 ट्रिलियन, 1.67 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1.7 ट्रिलियन। तो कोई भी इसे ट्रिलियन इकोनॉमिक जो जीडीपी है उससे नहीं जोड़ना, है ना। जीडीपी हम बात करते तो हम करें डॉलर में बात, है ना, बट यहाँ पे रुपए में बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1.86 ट्रिलियन रुपीज का क्या है, कलेक्शन है जीएसटी का। इट इज ए गुड ह्यूज नंबर, है ना। तो जीएसटी आप सभी को पता है क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी जो अप्रत्यक्ष करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उनको सबको क्लब करके एक टैक्स के रूप में लाया गया, जिसे हम बोल रहे हैं जीएसटी। इसी में कुछ क्या है, गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं, यानी कि जो पहले हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे उन सबको मिलाकर एक टैक्स हमने बना दिया, यानी कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। क्लियर पॉइंट। इससे संबंधित हमारे कुछ क्या है, संविधान में भी क्लॉज है। आप राइट आगे मुझे बताइए कि किस अनुच्छेद में इसका क्या जिक्र है, जीएसटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा है, अंतरिक्ष अन्वेषण पेरातूस प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? पेरातूस प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? दूर की आकाश गंगाओं से रेडियो संकेतों को कैप्चर करना, कॉस्मिक डॉन के दौरान हाइड्रोजन परमाणुओं से कमजोर रेडियो संकेतों का पता लगाना, ब्रह्मांडीय विकिरण के सितारों की निगरानी करना, अंतरिक्ष चुंबक क्षेत्रों का अध्ययन करना। ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन बेटा ये। तो कॉस्मिक डॉन के दौरान जो हाइड्रोजन परमाणु से कमजोर, जो वीक से वीक रेडियो एक्टिव निकलेंगी रेस, उनका पता करना, ठीक है, क्लियर। तो कॉस्मिक डॉन के दौरान परमाणु से जो वीक हमारे निकलते हैं ना, वीक जो रेस हैं, उनको भी क्या करना, ऑब्जर्व करना, राइट। कमजोर जो संकेत हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको पता करने में सक्षम है प्रतूष सिस्टम, ठीक है। तो कॉस्मिक डॉन क्या था? तो कॉस्मिक डॉन ब्रह्मांड में पहले तारे और आकाश गंगाओं के विकास के चरण के बारे में बताता है कॉस्मिक डॉन। दोबारा सुन लीजिए, जो ब्रह्मांड में पहला तारा था और आकाश गंगाओं तारे से और आकाश गंगाओं का जो विकास हुआ है ब्रह्मांड में, उसके उस वाले चरण को बताता है कॉस्मिक डॉन, ठीक है। उस समय पे बहुत धीमा क्या था, रेडिएशन था, जिसे पता लगाने के लिए प्रतूष मिशन को डेवलप किया गया। यानी कि प्राथमिक कार्य क्या है कि जो सिंपल छोटे छोटे मिशन है, जो बहुत ही वीक रेडियस थी, रेस थे, उनको पता लगाना, उनको पता करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है, ठीक है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 आईसीसी महिला विश्व कप का कुल पुरस्कार राशि क्या थी? कुल पुरस्कार राशि क्या है महिला विश्व कप के लिए? कितना बेटा, कितना है? तो यूएस डॉलर 13.88, यूएस डॉलर 13.88 मिलियन है। करेक्ट ऑप्शन पहला ही है, ठीक है। तो ये बेटा 2025 के लिए है। 2024 के लिए कितना था, कोई बताएगा मेरे को? कमेंट सेक्शन में बताइए 2024 का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए 2024 का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, 13.88 मिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर लिखा हुआ है, क्या वर्ड है, ये रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फुजौरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 में फाइनल में जीएम एलन पिचोट को हराकर किसने जीत हासिल की है? किसने जीत हासिल की है बताइए। ऑप्शन हमारा है जीएम निहाल सरीन, जीएम आदित्य मित्तल, जीएम प्रणब वेंकटेश, जीएम ब्रूमिंगटन हार्डवे सॉरी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है जीएम प्रणब वेंकटेश ने फुजौरा सुपरस्टार पुरस्कार में फाइनल जीता है और एलन पिचोट को हराया है, ठीक है। एलन पिचोट को हराया है। जो यहाँ पे आदित्य मित्तल है, बस 6th रैंक थी आदित्य मित्तल की इस इवेंट में 6th रैंक है बेटा, ठीक है। वहीं हम बात करें ब्रूमिंगटन हार्डवे मास्टर सेक्शन जीता था इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता है। इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता है, ठीक है,
क्लियर। तो उन्होंने 6th रैंक थी इनकी, वेंकटेश ने जीता है फाइनल, तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा यही है। एंड ब्रूंगटन हार्वी ने मास्टर सेक्शन जीता है, एलन पिचोट हराया है, तो ये 2nd रैंकर हो गया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगस्त 2025 में यूपीजी लेन देन की कुल संख्या कितनी थी। अगस्त के लेन देन में यूपीजी की कुल संख्या कितनी थी। तो बेटा कितनी है, 20.1 बिलियन। ऑप्शन हमारा है 24 लाख, 20.1 बिलियन इज द करेक्ट आंसर है फॉर द 2025 अगस्त। ठीक है, वहीं इसी डेट को मैं 2024 में बताऊं तो 2024 में कितना नंबर था, 2024 में कितना नंबर था, ठीक है बताइए, 14.9 बिलियन था ये नंबर। ठीक है, 14.9 बिलियन था। ठीक, क्लियर पॉइंट है। तो 20.1 लाख 2025 का था, 14.9 लाख है, तो लगभग हमने देखा कि 34% का हमने क्या देख रहे हैं, ग्रोथ हम यहाँ देख रहे हैं, 34% का हम यहाँ पे ग्रोथ पकड़ रहे हैं। राइट, इस नंबर को जो हम दिखा रहे हैं, इस नंबर को अगर हम करोड़ में बात करें तो 24.85 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है, 24.85 लाख करोड़। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य सरकार की बथुकम्मा उत्सव, क्या बेटा, बथुकम्मा उत्सव के लिए क्या योजना है। ठीक है, तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, महिलाओं की सबसे बड़ी सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रयास करना, वारंगल के 1000 स्तंभ मंदिर को त्योहारों को मनाना। तो बेटा ऑल ऑफ दी एबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बथुकम्मा जो उत्सव है वह गौरी पूजा के लिए मनाया जाता है। किसके लिए बेटा, गौरी पूजा के लिए मनाया जाता है, गौरी पूजा की जाती है इस दिन, गौरी पूजा के लिए। और इसके लिए अब की बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की सबसे बड़ी सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। और इसे पुष्प उत्सव के रूप में भी हम जानते हैं, यानी कि इसे पुष्प उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, पुष्प उत्सव के संबंधी भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये इवेंट याद रखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है सब। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रस्तुत किए गए पहले स्वदेशी 32 बिट प्रोसेस चिप का नाम क्या है। तो बेटा विक्रम 32 पहले ऑप्शन सही है, विक्रम 32 इसका नाम है, विक्रम 301 ये सब नाम नहीं है। विक्रम 1601 का ही है उत्तराधिकारी है, इसका उत्तराधिकारी है विक्रम 1601 का। ठीक है, विक्रम 1601 का उत्तराधिकारी है। और इसे सेमीकंडक्टर मिशन के तहत डेवलप किया गया कंडक्टर। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसको उत्पन्न किया गया है। मुझे कोई बताएगा सेमीकंडक्टर मिशन कब स्टार्ट हुआ था, सेमीकंडक्टर मिशन कब स्टार्ट हुआ था। सेमीकंडक्टर मिशन हुआ 2021 में बेटा। ठीक है, इस लक्ष्य के साथ कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, मैंने पूरा इकोसिस्टम भारत में, रिसर्च भी करना है ना, एनालिसिस भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगानी है ना। यानी कि जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में। और उसी के अकॉर्डिंग एक विक्रम 32 सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रस्तुत किया गया है, पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर का चिप था। ठीक है, पहला 32 बिट प्रोसेसर का चिप आया है जिसका नाम है विक्रम 32, है ना। पहले लाया गया था विक्रम 1601, उसका ये नेक्स्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन है। क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या न्यूज़ है, नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने किया है अभी रिसेंट, लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ के आए पीछे। ठीक है, तो इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी हम पढ़ के आए हैं। जहां मैंने बात की थी ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है, वित्तीय सहायता उनको प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट क्या है, किस संगठन ने पहली बार एयर इंडिया एसटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एजजेट्स को सुरक्षा मंजूरी दे दी है, किसने दी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया। तो बेटा इस तरह की जो परमिशन देता है वो डीजीसीए देता है। कौन देता है, डीजीसीए देता है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा दी जाती है। ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द एविएशन, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द एविएशन।
यानी कि समझ लीजिए जो भी जैसे जिस तरीके से बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, इंश्योरेंस को करता है आरडीएआई, इसी तरीके से पूरे एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है कौन, डीजीसीए। तो ये क्या करता है, जो ग्राउंड हैंडलिंग है और साथ ही साथ क्या करता है, ग्राउंड हैंडलिंग करता है, ग्राउंड हैंडलिंग करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा बेटा, जो हवाई यात्रा है उसको मैनेजमेंट करेगा, मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर के रूप में भी कार्य करता है, हवाई यात्राओं को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आईसीएओ। आईसीए क्या होता है बेटा, उससे पहले समझिए जेसीओ। तो जेसीओ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, आईसीएओ ये वो है ना, आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन। इसका उद्देश्य क्या है, विमान सुरक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका विमान सुरक्षा। ठीक है, जो भी विमान सुरक्षा हो गया, वैसे कोई क्या हो गया, एफिशिएंसी की बात करें, चाहे हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर